हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हम लोग करेंगे एज ऑफ पोप। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एज ऑफ ड्राइडेंट किया, फिर आज हम लोग करेंगे एज ऑफ पोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एज ऑफ पोप को समझने के लिए हमें कुछ पॉलिटिकल इवेंट जो घटित हुआ था बिटवीन 1700 टू 1750, उस घटनाओं को हमें जानना पड़ेगा। सो द political events which influences our literature is first of all act of settlement. act of settlement okay, so act of settlement in 1702। then तो जब मैंने पहले ही कहा था कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो जो स्टुअर्ट हाउस था उससे जो पावर था उसको छीनकर हैनोवर हाउस को दे दिया गया। हैनोवर, अब हैनोवर हाउस में मैरी प्लस विलियम प्रिंस ऑफ ऑरेंज ने रूल किया था 1702 तक। ठीक है, 1702 से 1740 तक शासन किया क्वीन एन ने। क्वीन एन, और एनी भी कह सकते हो। तो 1702 से 1714 तक। फिर क्वीन एन के बाद शासन किए जॉर्ज द फर्स्ट 1714 टू 27। फिर उसके बाद जॉर्ज द सेकेंड 1727 टू 60। तो ये था लगभग जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उस एज का, ये वही था। अब देखते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट वहां पर घटित हुए। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट वाज वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। स्पेनिश सक्सेशन, ये एक वॉर था बिटवीन 1701 टू 1740। तो ये जो वॉर हुआ था वो स्पेन का राजा कौन होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हुआ था। तो देखिए, स्पेन का एक राजा था चार्ल्स द सेकेंड। उसकी डेथ के बाद वो बोला था कि जो फिलिप है वो होगा अगला किंग, जिसको बैकिंग था फ्रेंच किंग लुई द 14। उसको बैक कर रहे थे, मतलब उसके सपोर्ट में थे। और उसके खिलाफ जो आ, जो लोग था वो था आर्च ड्यूक चार्ल्स। आर्च ड्यूक चार्ल्स, उसके सपोर्ट में थे ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस, और ये ग्रैंड अलायंस में इंग्लैंड भी शामिल था। इंग्लैंड भी शामिल था। और इस युद्ध में एक नाम हमें देखने को मिलता है, वो है ड्यूक ऑफ मेलब्रोक। ये ड्यूक ऑफ मेलब्रोक का नाम आपने सीज टू कॉन्कर पे सुना होगा। तो ये था वॉर का हिस्ट्री। ठीक है, अब चलिए वहां पर जो पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिक्स था वहां पर क्या हो रहा था हम देख लेते हैं। तो लोकल पॉलिटिक्स में जो हो रहा था वो था पार्टी पॉलिटिक्स। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड में ही फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी थे। एक व्हिग, which is supporter of parliament,
Tory, which is supporter of king, or monarchy. तो दिस इज द पॉलिटिकल सिनेरियो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो द एज covers a timeline of 1700 to 1750. सो फर्स्ट जो फीचर हमें देखने को मिलते हैं वो है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी था, व्हिग एंड टॉरी, उसका राइज देखने को मिलता है. एंड वेयर एवरीबॉडीज माउथ, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था. अबाउट दैट टाइम डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस बिकम शार्पली क्लैप्ड इनटू टू ग्रुप दैट वर destined to become established on the basis of political system. So political system का एक बेसिक बना इंग्लैंड में. डोमेस्टिक अफेयर while they never opposed the state of bloodshed took on a new acrimony that was to affect the literature deeply. और इस ये जो पार्टी पॉलिटिक्स था, पार्टी में लड़ाइयाँ था, ये लड़ाइयाँ लिटरेचर को डीपली इफेक्ट कर रहा था. Okay, so actual point of political faith upon which the parties were divided are not great. So there was no great point to division, but लोगों के आपस में डिवीजन देखने को मिला. जैसे कि अगर आप एडिसन वर्सेस स्टील देखोगे तो वहां पर देखने को मिलेगा कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ड्यू टू पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग हो गए. तो ये भी देखने को मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज. तो अब देखिए दो पार्टियों का जो फीचर्स है वो अभी एल्बर्ट हमें बताएंगे कि जनरली स्पीकिंग we may say that the Whig party stood for preeminence of proposal of freedom. ठीक है, तो Whig party किसके तरफ था? फ्रीडम की तरफ था, इंडिविजुअल फ्रीडम. And the Tory view of the royal divine right, and Tory were supporter of royal divine right. Okay, Tories were also called Jacobites. So Tories का एक और नाम है, टॉरी को एक और नाम से बुलाया जाता था, वो है Jacobites. And those who numbers were recruited chiefly from the landed classes and objected to the foreign war. And Tory ने जो foreign war हुआ था उसको object किया था. And they had to pay taxes to prolong it. And Whigs representing the trending classes generally. So Whigs जो trending class है उसको represent कर रहा था Whig. Okay, so were alleged to anxious to continue war as it brought them increased prosperity. In the matter of religion, the Whigs were low churchmen and Tories were high churchmen. So if we look through the religion perspective, then Whigs are low churchmen and Tories are high churchmen. High church and low church are two divisions of Anglican church. High churchmen. Okay. Then the foreign war, जैसा कि मैंने बताया था, the foreign war. The War of Spanish Succession was brilliantly successful under the leadership of Duke of Marlborough. Duke of Marlborough ने पूरा एकदम सक्सेसफुल कर दिया था इस war को. And beside being great general, was a prominent Tory politician. He was also a Tory politician. The Tories, as war seems to be indefinitely prolonged, supplemented 1710, with whom they had been cooperating earlier stage the war, and in 1713 they concluded the war. तो 1713 को war रुक गया और Treaty of Utrecht signed हुआ. And contemporary literature was much concerned both with the war and peace. So literature, literature is the mirror of the society. So generally it reflects what
has been happening at the time in Britain, the succession. After that, so after the death of William, Prince of Orange, and Mary II, Queen Anne became the queen, and she had a numerous family. Nevertheless, her children died before her. So उनका जो चिल्ड्रन था, बच्चा लोग था, वो सब मर गए उनकी उनसे ही पहले. So it became necessary to pass the Act of Settlement and weak measure by which the succession was settled upon the House of Hanover. House of Hanover को दे दिया गया. And on the death of Queen Anne in the 1714, the succession took effect spite of the effort of Tories who were anxious to restore Stuart. The events of the 1714 deeply influenced the lives of Edison and Steele, Swift, and many other writers. The spirit of the age. What was the spirit of the age? स्पिरिट मतलब उस एज का खास जो सेंसिबिलिटी था वो कैसा था, वो हम देखेंगे. After the succession of House of Hanover, the first half of the 18th century was a period of stabilization. So it was a more or less stabilized age, and the evils of approaching industrial revolution had not yet been realized. So evils of industrial revolution was there, and the country is still free from any suggestion of acrimonious class consciousness and underwent a period of comfortable aristocratic rule in which local government rested on the square, typified by the Sir Roger de Coverley. It is a legendary figure of this age, and it was created by Joseph Addison. He is an imaginary character of Spectator Club, Addison, and Steele. Okay, the age of tolerance is age को tolerable age भी कहा जाता है, moderation, and introduce new life of rule, sweet reasonableness, the balance of political power, and of 50 years of superiority of weak oligarchy. और पूरा एज में weak के जो सपोर्टर थे weak पार्टी का वर्चस्व रहता है. And even so, and to prelude a fanatical party policies while establish church, persuade placid middle way. चर्च का भी रोल उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मोर और लेस इट वाज अ कंफर्टेबल रिलैक्स एज. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज. आफ्टर दैट all religion was free from strife over dogma and fanaticism, which is called enthusiasm, until Wesley and the Whitefield began evangelical revival. So evangelical एक religion sect है. Christianity is divided into more or less 30 plus sect. So one of the sects are evangelical. This middle way of control and reason and distrust of enthusiasm are faithfully reflected in the literature of the period. So जैसा कि हमें देखने को मिलता है हर एक एज में कि पोएट्री कम्स फर्स्ट. Poetry comes first, then prose. But here is a reversal. Here is a reversal. Okay, so यहाँ पर डोमिनेंस ऑफ प्रोज हमें देखने को मिलता है. मतलब प्रोज यानी गद्य जिसको कहते हैं, प्रोज का जो डोमिनेंस है वो हमें इस एज में देखने को मिलते हैं. The age of Pope intensified movement, as we have seen, began after the Restoration. The drift away from poetry of the Passion was more pronounced than ever, and the ideals of wit and common sense, so more jealously pursued, and lyrical note was almost unheard. So lyric यहाँ पर था ही नहीं. You can call it you can call it age of pamphlet and prose. Okay, so everywhere you can see pamphlet, you can see bill, you can see charter, etc. So there was no poetry, there was no any kind of lyrical poetry or romantic poetry or poetry which express feelings or emotion of the human being. You cannot find it, because it is the age of reason, the wholehearted stark reason, and political feuds and parties are fighting with each other, etc. So
It is the age of correctness, and it is all binding with rules, as we have seen in the previous age of Dryden. These aims received expression in devotion of heroic couplets. So हमें पोइट्री देखने को मिलते हैं, लेकिन पोइट्री was written mainly in heroic couplet. Why? Because they are imitating the classical master. Okay. So in the type of poetry, the supreme master of heroic couplet is Alexander Pope himself. So no one can handle better heroic couplet than Mr. Pope. So Mr. Pope was the master of heroic couplet. And also we can see some poetry of Swift, Addison and Steele and Defoe, and prose writer, primarily prose writer of the very high quality. But the quality of prose was very high. Then some political writing. So as you can see that it is an age dominated by the political parties. So लाजमी है कि वहाँ पर political writing देखने को मिलेगी. So we have already noticed that rise of two political parties accompanied by the increased acrimony of political passion, and the development gave fresh importance to the man of literary ability for both parties. So क्या होता था कि दोनों पार्टी में कुछ लिटरेरी जीनियस थे, और दोनों पार्टी से इल्जाम लगाया जाता था. ठीक है, दोनों पार्टी से कुछ लिखा जाता था, इसके जवाब में वो लिखा जाता था, उसके जवाब में वो लिखा जाता था, etc. etc. Then more deeply counsel. In previous age, authors had to depend on their patron, often capricious began upon the length of their subscription list. They now acquired independence. So here we can also notice some development, that the concept of patronship वो जा रहा था, वो धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि अब इट इज द एज ऑफ इंडिपेंडेंट राइटर, एंड नाउ पीपल कैन use this profession of writing as their sole profession of to make the body and soul together. Okay, so there is independent writing, or independent writers are emerging from this age, and hardly a writer of this time is free from political bias. और एल्बर्ट कह रहे हैं कि हर कोई in this age, हर कोई, each and every writer of this age was biased politically. मतलब हर कोई राइटर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, और अगर ये पार्टी नहीं करता था तो वो पार्टी करता था. ऐसा कोई राइटर नहीं था जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो. Okay, so Swift became a brilliant Tory. Addison was tepid Whig, and Steele was Whig and Tory in turn. So Swift was a Tory, and Addison was Whig, and Steele was पहले वो Whig थे, then वो Tory में शामिल हुए. It indeed is the golden age of political pamphleting, जो मैं बता रहा था कि it is the golden age for pamphleting, because यहाँ पर इतना ज़्यादा pamphlet लिखा. pamphlet मतलब जो बिल होता है, हैंड बिल होता है, वो वैसा तरह का जो दीवार में हम चिपकाते हैं, उस तरह का जो पैम्पलेटिंग होता था. इट वाज द गोल्डन एज फॉर दैट. ओके, देन द क्लब एंड कॉफी हाउस. सो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज द गोल्डन एज ऑफ पार्टी एंड पॉलिटिक्स. सो यहाँ पर जो कॉफी हाउसेस और क्लब था, वो तो होगा ही, वो लाजमी है. So politicians are necessarily gracious, and the increased activity in the politics led to great addition to number of political clubs and coffee houses, and which become the foci of old-fashioned public life. Okay, चलिए next page. तो देखिए यहाँ पर कुछ क्लब के नाम दिए गए हैं, जैसे केटलर, then Spectator, then White Chocolate House, Wells Coffee House. Leaning title of Russian foreign and domestic news you will have sent. James Coffee House. Kit Kat Club. Kit Kat Club का Alexander Pope was a member of Kit Kat Club. So Kit Kat Club क्या करता था कि Kit Kat Club सोसाइटी का जो मतलब जो सुपरस्टिशियस पीपल है उनको
उनको सेटराइज करता था, क्रिटिसाइज करता था। देन पीरियोडिकल राइटिंग, पीरियोडिकल यानी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पीरियोडिकल कहा जाता है, कि किस पीरियड में वो लिखा जा रहा है। सो यू कैन हैव द एग्जामिनर, द गार्डियन, फ्री होल्डर एक्सेट्रा। देन न्यू पब्लिशिंग हाउस, न्यू पब्लिशिंग हाउस भी तब तक बन चुके थे बहुत सारे, जैसे एडमंड कार्ड, जेकॉब टेंसन एंड जॉन डाल्टन एक्सेट्रा। देन the miserable race of hack writer currently attacked by Pope in the dungeon was exist in the scanty bounty of such men lived largely through thoroughfare near Moorfield called Gulf Street, the man of which become synonymous with literary virtue. So new publishing house भी आ रहे थे, new club, new periodicals भी छप रहे थे, then new morality, new morality यानी morality देखिए हर एज का, each age has its own morality. अब आप लोग पूछेंगे जो व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी। देखिए मोरालिटी इज द जजमेंट ऑफ व्हाट इज गुड, एंड व्हाट इज बैड। सो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, अब ये एज अनुसार होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर एज खराब हो तो उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें भी खराब होकर रिप्रेजेंट होती है और कुछ बुरी चीजें भी अच्छी होकर रिप्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम हमारे जो हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें जो सती प्रथा था वो अच्छा माना जाता था पहले, लेकिन उसके बाद उसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें एक औरत का जान लिया जाता है। So this become bad after Britishers came and Raja Ram Mohan Rai raised a voice against it. Okay, so it is a kind of morality that आप क्या मानते हो, आपके अनुसार अच्छा और बुरा क्या है, इसको कहते हैं morality। तो किस एज में भी हमें न्यू टाइप ऑफ morality देखने को मिलता है। The immorality of restoration, which has been almost entirely court phenomena, was largely reaction against extreme Puritanism, soon spent itself. The natural process of the time was hastened by opinion of the High Court. William III was severe moralist. William III जो था वो moralist थे and was the same character. This we soon see in new stone of writing of the time. So both are moralist. Moralist यानी जो ज्यादा ही फोर्स देते हैं किस पर कि क्या गलत है, क्या सही है या फिर क्या गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। तो जो न्यू टाइप ऑफ मोरालिटी था इस एज का, उसको शेप किया था द स्पेक्टेटर, एक क्लब और एक पीरियडिकल था जो कि एडिशन ने पब्लिश किया था उसके द्वारा। एंड इन हिज ओन वे ही सेज, चलिए इसको हम कोट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। I shall endeavor to enliven morality, enliven मतलब morality को enlive करना, जिंदा करना। एंड with wit, कैसे enliven करेंगे morality को? wit से, मतलब मजाक से। to temper wit with morality, and to temper और wit को temper करेंगे कैसे? morality से। so ये था स्पेक्टेटर क्लब का मोटो। ओके, नेक्स्ट चलिए प्रोज राइटर। सो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोज राइटर हमें देखने को मिलते हैं वो थे जोनाथन स्विफ्ट। ही इज द बेस्ट और ही इज द मतलब सबसे बड़े जो राइटर थे इस एज के, हम कह सकते हैं पोप थे, लेकिन वर्सेटिलिटी में और जिस तरह का टैलेंट था, सो इन टर्म्स ऑफ टैलेंट जोसेफ एडिसन वाज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। लेकिन वही पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये अपना टैलेंट गवा बैठे और इनको बीमारी हो गई थी, ये मैड हो चुके थे, मतलब पागल होने के कगार पर पहुंच चुके थे। सो पार्टी पॉलिटिक्स आर वेरी बैड। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट was born in Dublin. He was Irish. Through his parents were English, but his parents were English. His connection with Ireland was be maintained more or less closely till the day he died. His father dying before Jonathan Swift birth, डेविड कॉपरफील्ड टाइप, इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी नहीं रहे, स्वर्ग चले गए, एंड ही वॉज थ्रोन, उनको दे दिया गया उनके एक अंकल के हाथों, एंड हिज एजुकेशन वॉज completed in Ireland. He seems to have been very wretched both at his school at Kilkenny and Trinity College. He was a student of Trinity College, Dublin, famous Trinity College, where his experience went to confirm him that savage melancholia that was endured all his life. So इनका एक बीमारी था, बीमारी का नाम था melancholia, एक a type of mood swing type का बीमारी melancholia. Then much of his distemper और distemper भी था, उनका टेम्पर ठीक नहीं रहता था. He suffered from his affection and before ultimately touched him brain and caused insanity. तो वो पागल हो गए in his later year. In 1686, in the age of 19, he left Trinity College, and in 1689 he entered household of famous kinsman Sir William Temple. Okay, Sir William Temple के William Temple was famous statesman of the time. So उनके अंडर काम करने लगे और होली ऑर्डर लिया, मतलब चर्च के कामों में घुस गए. His real chance came in 1710 when Tories overthrew the Marlborough faction and came into force. उनका जो रियल चांस था वो आया क्योंकि वो एक टॉरी थे, मैंने पहले ही बताया टॉरी थे. तो जब हुइग को पावर से निकाला टॉरी ने, तब उनका चांस आया. He hoped for substantial reward. He might have become bishop, but it said the Queen Anne objected. तो उन्हें लगा था कि Queen Anne उनको बिशप बना देंगे, लेकिन Queen Anne objected and he did not get the job of bishop. He objected. Tale of Tub had doubts about his orthodoxy. In the Rack Tory party in 1715, he all could save the deanery. So वो dean बन गए, dean of Saint Patrick in Dublin. And in 1730, he embittered man. He spent the last 30 years of his life in gloom, largely retirement. His last year was passed in silence, and at the very end, lunacy. वो अंत तक आते आते वो पागल हो गए. His poetry, Swift would have been among the first to smile at any claim during advance for him score of his being great poet, though he always longed to excel in poetry. उनको पोएट्री में एक्सेल करना था, लेकिन उनका जो टैलेंट वो कहीं और था. उनका टैलेंट था पॉलिटिकल सटायर में, पॉलिटिकल सटायर में. चलिए नेक्स्ट पेज. बस लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ पोएम्स लिख पाए, जैसे कि सैडनेस एंड वेनिसा in 1712 and 13. Then his favorite meter was octosyllabic couplet. Octosyllabic couplet में वो लिखे. Then following in the form some bitter verses he wrote in 1731. So यहाँ पर दिया गया है, तो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. Then his prose, he was a master of prose. So his first noteworthy prose work was the Battle of the Book, published in 1704, and the theme of the work is well known one, and being dispute between ancient and modern authors. So it is a dispute between जो ग्रीस के एंशियंट ऑथर हैं एंड मॉडर्न ऑथर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज. फिर उनका आया द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, which is A Tale of Tub, published in 1704. Though it was written in early 1696, it is regarded many Swift's best work. This is his best work, and it certainly reveals his power at its highest. It is religious allegory. It is a religious allegory, and perhaps suggested by the work of Bunyan of three men. यहाँ पर तीन लोग हैं, तीन लोगों जो सेंट्रल कैरेक्टर है. एक है पीटर, who stand for Roman Catholic Church, Jack, who represent dissenters, and Martin, who personified as an Anglican. So जो चर्च के बीच में लड़ाई है वो यहाँ पर दिखाया गया है. He has court left to him his father, but many experiences beginning with changes and make on courts have been left to them. The book was intended as an attack to enthusiasm of Roman Catholic and dissenters alike,
and culminates in fierce attack upon Jack. But though Martin comparatively lightly swept, contempt is poured so many fundamental principle of religion और वो religion के ऊपर ये लिखे and it was and you can say it was an attack. It was it was an it was a chilling satire on the religion sect of Christianity. Okay, so then स्विफ्ट सटायर एट इज बेस्ट. सो उनका जो टैलेंट था वो अपनी बेस्ट ऊंचाई पर था. द स्टाइल इज टर्स एंड सस्टेन विगरस कलरफुलनेस. देन सो इट वाज अ स्पेसिमेन. अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज. Tale of a Tower from a literary point of view is next important period. Then so then उनके बाद वो political pamphlet लिखे in the Examiner. Then the conduct of Ellis 1711, some remarks on the Barrier Treaty, the public spirit of Whig. The period also belonged to Journal to Stella, which is a kind of informal private book. So Journal to Stella, it is also important work, Journal to Stella. Then it has all Swift shrewdness and vivacity. Swift का जो ट्रेडमार्क था vivacity and shrewdness वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है. Then Diaries of Pepys. Then the Drapier's letters in 1724. Okay, next पेज चलिए. इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, मतलब जॉनथन स्विफ्ट को जिसके लिए वो पब्लिश हुआ वो था द फेमस बुक और फेमस ट्रैवलॉग. यू कैन से इट अ ट्रैवलॉग, गलिवर्स ट्रैवल, रिटन बिटवीन 1720 एंड पब्लिश्ड इन 1726. इसको लिखने के बाद उनका जो फेम था, his fame was somehow touch the zenith point. So उनका फेम चारों तरफ फैल गया और उनको सभी पहचानने लगे आफ्टर दिस बुक. So the main idea of the book was old being at last old. Time of Lucian, a Greek writer, 2nd century, deals with imaginary voyages of Gulliver among the Pygmies or Lilliputians, the giants, Brobdingnagians, and moonstruck philosopher Laputans, and the racehorses, Whims, which their human sects are Yahoos. So Yahoo is a human sect. आपको स्टोरी तो पता ही होगा. अगर आपको गलिवर्स ट्रैवल पर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बताइए कमेंट में. गलिवर्स ट्रैवल रिजेंबल्स द फॉलोइंग एलिगरी ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन. तो जॉन बनियन ने ये बुक लिखा था पिलग्रिम प्रोग्रेस, जिसमें क्रिश्चियन का जर्नी बताया गया है. तो उसको ही एलिगोरिकली इस बुक में भी प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इन अ मोड ऑफ ट्रैवल. सो इसको ट्रैवलॉग भी आप कह सकते हो, ट्रैवलॉग. Okay, then his book of travels, it is written in delicate mode and it is also humoristic. Okay, next page. इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक याद रखने वाला एक काम है, वो है मॉडेस्ट प्रपोजल. आप इसको पढ़ सकते हो. इट इज वेरी मतलब सटायर. इट इज अ डीप सटायर ऑन द चिमनी स्वीपर. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको चिमनी स्वीपिंग में लगाते थे पहले के ज़माने में, और जो एक्स्ट्रा बच्चे होते थे उनका डेथ जो था वो तय था. तो इसलिए मॉडल प्रपोजल में
जो स्विफ्ट हैं वो बता रहे हैं कि जो बच्चे लोग चिमनी में काम कर रहे हैं उसको लाके जो बड़े लोग हैं उनके खाने के टेबल में उनका जो मीट है मतलब उनको काट के उनका मीट रख के उनको खाना खाना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ मतलब pinching satire was this, and then prediction for ensuing by Sir Isaac Bickerstaff. Isaac Bickerstaff उनका ही नाम है, उनका पेन नेम है और pseudonym. So then next page. So now we'll do Joseph Addison. He is the second important figure in this age. Okay, चलिए. His life. Educated at Cather House, Addison went to Oxford University where he became a fellow Magdalen College, and he early made his serious and accomplished scholar. He is a serious and accomplished scholar. So वो बहुत अच्छे एक scholar थे, and he was supporter of Whig leader who marked him out a future literary prop of fraction. He obtained a traveling scholarship and £300 a year and saw much of Europe under favorable conditions. Then the misfortune of Whig came in 1703, reduced him to poverty. So जब Whig party हार गई तब इनका जो fortune था वो lose हो गया. In 1704, it is said at his instigation of the leader of Whigs, he wrote the poem "The Campaign," praising the war policy of Whig in general and worthiness of Marlborough in particular. The poem brought him fame and fortune. He obtained many official appointment, pension, married to Dowager Countess 1716, and became Secretary of State in 1770. 2 years later, he died at the early age of 47. His poetry. So his poetry, only one poetry is The Campaign in 1704, in which he praised the Duke of Marlborough, which he plays in the war of Spanish Succession. जो युद्ध हुआ था उसमें उनका जो रोल था उनके लिए ये कविता उन्होंने लिखा था. It is rhyme gadget. Okay, so it is a specimen. अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. सो थैंक यू. तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज. तो चलिए अब हम एडिशन का ड्रामा की तरफ देखते हैं कि इन्होंने ड्रामा क्या लिखा था. एडिशन वाज लकी इन हिज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक एफर्ट जस्ट एज he was lucky in his longest poem, The Campaign. In 1713, he produced The Tragedy of Cato. मेरे चैनल में The Tragedy of Cato एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. Of which had been manuscript in 1703. तो 1703 में वो लिखना शुरू किए थे कैटो का ट्रेजेडी. कैटो इज अ रोमन Republican who stood against the tyranny of Julius Caesar. Okay, so it is a tragedy. Then Addison also attempted opera. इन्होंने opera भी लिखा था, उसका नाम है रोजामोंड, which was a failure, जो कि एक फेल कर गया था बॉक्स ऑफिस में. Then he also wrote, उन्होंने एक कॉमेडी भी लिखा था जिसका नाम था The Drummer, and with some reason to be his also if it is adds nothing to his reputation. लेकिन उनके डेथ के बाद इनका रेपुटेशन सिर्फ कैटो में ही जिंदा रहा. फिर वो जो अलग अलग जो ड्रामा था उनमें वो नहीं था. देन इनका जो प्रोज है, चलिए प्रोज को हम देख लेते हैं. ही वॉज अ मास्टर इन प्रोज, एंड उनका जो स्टाइल है प्रोज का जो स्टाइल है उसको कहते हैं मिडिल स्टाइल. ना ज्यादा ऑर्नामेंटेड ना ज्यादा सिंपल, तो उनका स्टाइल को हमें मिडिल स्टाइल कहते हैं. ऑन 12 अप्रैल 1709 स्टील पब्लिश द फर्स्ट नंबर ऑफ टेटलर एक पीरियोडिकल है, तो टेटलर स्टील ने पब्लिश किया था. उसमें एडिशन का भी एक कंट्रीब्यूशन था. तो उनका कॉलेज फ्रेंड था, वो दोनों मिलकर टेटलर चलाते थे, एंड इट इज अ सेमी पॉलिटिकल वन. एंड तो जो 18 नंबर था वो एडिशन wrote and contributing about 42 numbers. So 42 ऐसे जो था वो एडिशन था,
एडिशन का था, एंड 188 वाज बिलोंग्स टू स्टील। देन 1711 में स्टील ने पब्लिश किया था स्पेक्टेटर, उसमें एडिशन ने ज्यादा लिखा, ठीक है, 274। सो इन इन स्पेक्टेटर इन द स्पेक्टेटर एडिशन ने ज्यादा ऐसे लिखा, और आप लोगों को पता होगा वो ऐसे मिस्चीव्स ऑफ पार्टी स्पिरिट, देन सर रॉजर डी कोवरली एट हाउस, सर रॉजर डी कोवरली एट चर्च। सो ये जो ऐसे था वो द स्पेक्टेटर में पब्लिश होते थे। चलिए नेक्स्ट पेज। So out of total essay of Spectator was 555. So जो पूरा नंबर था ऐसे का वो था 555। Then Edison assisted Steele in his The Guardian. So हमने देखा कि पहले द टेटलर आया, टेटलर टेटलर, then द स्पेक्टेटर, then द गार्डियन। ओके, इस तरह से बार बार वो लोग पीरियोडिकल छापते रहे। इट इज अ मॉडरेट सक्सेस एंड टर्मिनेटेड आफ्टर 175 नंबर्स। तो 175 जो इशू है उसके बाद इसको टर्मिनेट किया गया, और एडिशन ने इसमें सिर्फ 51 ऐसे ही लिखे। ओके, देन he wrote some political allegory work, The Vision of Mirza, ठीक है, ये उन्होंने लिखा था। देन सीरीज ऑफ स्पेक्टेटर क्लब भी उन्होंने लिखा था, एंड ही क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर डी कोवरली। ओके, सो नेक्स्ट पेज। यहाँ पर स्पेसिमेन दिया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर भी एक स्पेसिमेन है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। देन वी हैव सर रिचर्ड स्टील। चलिए रिचर्ड स्टील का लाइफ देखते हैं। तो Richard Still had a varied and rather unfortunate career due to largely his own ardent disposition. खुद की ही वजह से उनका जो लाइफ था वो था अनफॉर्चुनेट था, ठीक है। देन लाइक एडिशन ही वाज एजुकेटेड कैथर हाउस एंड देन प्रोसीड टू ऑक्सफोर्ड, ठीक है, लिविंग विदाउट टेकिंग अ डिग्री। लेकिन उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया, कोई भी डिग्री मतलब डिग्री नहीं ली, डिग्री के अलावा ही उनको वो छोड़ दी पढ़ाई। And then he became a member of parliament and wrote for Whigs. He was a supporter of Whig initially, but later in his life he became Tory. Uh, फिर लाइफ के दूसरे पड़ाव में उन्होंने टॉरी ज्वाइन किया, एंड एडिसन के साथ झगड़ा किया, क्वारल विद एडिसन, and private and public rounds, issued a number of periodical, and died in 10 years after his fellow essayist. उन्होंने ड्रामा लिखा था, एंड एक एक चीज आप लोग को याद रखना जरूरी है कि स्टील स्टील was a very famous writer of sentimental comedy. ओके, तो सेंटिमेंट कॉमेडी उन्होंने लिखा था, जैसे कि द फ्यूनरल 1701, द लाइन लवर 1703, द टेंडर हस्बैंड 1705, द कॉन्शियस लवर 1722। देन हिज एसेज, तो उन्होंने जो पीरियडिकल रिलीज किया था, जैसे कि द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्डियन, द इंग्लिशमैन, द रीडर, द प्लेबियन, सो मेनी उन्होंने रिलीज किया था। और विद एडिशन, with his friend Edition, he jointly wrote the essays. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। अब स्टील का ऐसे का कुछ फीचर्स हम देखते हैं। हिज पैथोस इज मोर एट्रैक्टिव एंड मोर ह्यूमन। सो वो पैथोस में अच्छा डील करना जानते थे, एंड virtues are only his weakness, and he was multi talented. He was actually he was
actually multi-talented, but he could not able to utilize his talent properly. जैसे कई लोग होते हैं ना कि उनके पास टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन वो टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसी तरह का स्टील का भी लाइफ था। द एम ऑफ स्टील एसेज वाज फ्रैंकली डायडेक्टिक। उनका जो ऐसे था, उनका जो ऐसे का जो ऑब्जेक्टिव था वो प्योरली डायडेक्टिक था। डायरेक्टिव मतलब टू टीच and to educate the people. Okay, so his essays on children are charming. वो चिल्ड्रन के ऊपर जो ऐसे लिखते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ऑफ ह्यूमन सिंपैथी, कार्टेजी, शिवलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर एक स्पेसिमन है, अगर चाहे तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। सो इसके बाद आते हैं डेनियल डिफो, 1659 to 1731. So according to Albert, we do not know much about his life. He was born in London and became a soldier. And then he took journalism, and he was one of the earliest of some ways of the greatest Gurb Street hacks. He worked both Whigs and Tories, by whom he was frequently employed in obscure questionable work. He died in London. Okay. हिज प्रोज वर्क। सो इनकी जो वर्क है वो हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल राइटिंग। तो पॉलिटिकल राइटिंग में जो उन्होंने लिखा था वो था द रिव्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिव्यू किसने इशू किया था, 1704। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियडिकल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो द रिव्यू मतलब टेटलर के आने से बहुत पहले इन सेवर हुए। फोर रनर, देखिए फोर रनर मतलब जो पूर्वसूरी है उसको कहते हैं फोर रनर of Tatler and the Spectator. He is the shortest way of the dissenter in 1702 brought upon him official wrath, and then True Born Englishman. So ये रहा उनका जो political writing था। Then उनका जो fiction है, he was famous for his fiction. So his first fiction was Robinson Crusoe, which is the precursor of English novel. Then the Duncan Campbell or Robinson Crusoe, then Duncan Campbell, Memoirs of Cavalier Captain Singleton, देन मॉल फ्लैंडर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्क है, दीज आर द फोररनर ऑफ, or you can say the predecessor of English novel. Okay, the new voyaged around the world, and the great body of fiction has given largely due to the immense speed with which he produced the general plan of चलिए next page. In each his loose, उनका जो नोवेल का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था loose and unequal. For example, Robinson Crusoe, where the incomparable effect of the stories of the idle is marked by long and sometimes tedious narrative of the land. Okay, so Robinson Crusoe is the first specimens of English novel, and writing has been realism. And उनका जो एक नौकत था उनका नाम था फ्राइडे। Then details his unerring sense of supreme liberty and swift, resolute narrative method. The plain matter of the fact style inevitably lays incredibly asleep. Okay, so he has uh, a great contribution in the growth of English novel.
ओके, सो यहाँ पर स्पेसिमेन दिया गया है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अदर प्रोज राइटर जॉन आर्बुथनट, इनको आप पोप की ऐसे ऐसे में देख सकते हो। ही इज वेरी बिग स्कॉलर ऑफ दैट टाइम एंड ही ही वाज कॉल्ड डॉक्टर जॉन आर्बुथनट, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी का डिग्री मिला था। He was born in Kincardineshire, Scotland, studied in medicine in Oxford and spent later part of his life in London, where he became acquainted with, चलिए next page. So he was acquainted with Pope and Swift. His writing are chiefly political and include memoirs of Martinus Scribulus, though published in 1741 and thought to be the history of John Bull, ridiculing the war policy of the Whig and the art of political writing. देन जॉन बॉलिंगब्रुक, तो इनका जो बेस्ट वर्क है वो है सर लेटर टू सर विलियम विंडम एंड लेटर स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, द आइडिया ऑफ पैट्रियट किंग। देन जॉर्ज बार्कले जो फिलोसोफर थे, born in born in Dublin, okay. Then London, he distinguished himself in mathematics and his work, the principle of human knowledge, जो कि फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें वो अपना फिलोसॉफी पेश करते हैं। देन द थ्री डायलॉग्स बिटवीन हिलास एंड फिलोनस, एल्किफ्रॉन एंड माइन्यूट फिलोसोफर, देन लॉर्ड वर्टले मॉन्टेगू, मैरी वर्टले मॉन्टेगू। चलिए नेक्स्ट पेज। उनका जो फेमस वर्क है वो है लेटर्स। देन आर्ट ऑफ सेल्सबरी, उनका जो फेमस वर्क है वो है हिज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर पोप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एज, from 1688 to 1744. So he was born in London, an only son of considerable city tradesmen. So उनका वो एक ही मात्र पुत्र थे एक सिटी ट्रेड्समैन का, एंड फ्रॉम हिज बर्थ टू कंडीशन वर इन्फ्लुएंस वेरी डीपली हिज करियर ऑफ द फ्यूचर पोएट। फर्स्ट ही वाज पाउनी एंड डेलिकेट, वो छोटे थे और डेलिकेट थे। सेकेंडली ही वाज बैप्टाइज्ड इनटू रोमन कैथोलिक, वो एक रोमन कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड में 90% लोग प्रोटेस्टेंट है और बाकी जो लोग हैं वो कैथोलिक है। और जो कैथोलिक होते हैं उनको कुछ कुछ चीज़ें, मतलब वो जो सुविधाएं होता है सोसाइटी में वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह का क्रिश्चियन धर्म अपनाया होता है। सो दैट्स व्हाई he was also suffering from that kind of problems, and of course bodily infirmity and deformity। उनका जो पैर था, पैर में एक प्रॉब्लम था, वो चल नहीं पाते थे। ओके, he was lame and he makes blunder which often mark eager, precautious, intellectual, imperfectly trained Pope's religious faith, though he was never excessively devout as Roman Catholic. Close to him all career, professional and political, in which a man keen, intelligent and expect to succeed, he was thus forced into pursuit of letters. So देखिए, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में इंग्लैंड में इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक जो होता था, as Pope was a Roman Catholic, सो उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, उनको जो ऑफिशियल पोस्ट है वो उनको नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई वो सब कुछ देखने के बाद ही डिसाइडेड दैट ही विल बी अ राइटर। सो उन्होंने राइटर का पेशा चुना, ठीक है। His youth was passed in Winfield, his father's small estate in Windsor Forest, before he was 20 years old got into touch। Then next page चलिए।
So he met with Wycherley and Edition, Swift and Steele. So इनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया एंड इन्होंने किटकैट क्लब ज्वाइन किया. किटकैट क्लब, सैक्रिलीजियस क्लब. तो इसी तरह वो लोग क्लब में या फिर कॉफ़ी हाउस में मिलते थे और डिस्कस करते थे सोसाइटी में जो कोई चल रहा है, सोसाइटी में जो सुपरस्टिशन या फिर मिसबिलीव, मिसचीफ चल रहा है उसको क्रिटिसाइज करते थे. देन 1719 he moved to his house. Then he died in 1744. His character is important because जो भी उन्होंने लिखा वो अपना जो पर्सनल वेंजनेस है उसके मतलब उसको बेस करके लिखा, इसीलिए उनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. जो हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उनके लिए पोप का कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिज कैरेक्टर इज वेरी यूनिक. तो इसीलिए एल्बर्ट भी बोल रहे हैं कि हमने किसी भी पोएट या फिर राइटर का जो कैरेक्टर है उसको कवर नहीं किया है एक्सेप्ट पोप बिकॉज हिज पर्सनल कंसिडरेशन रिलेवेंट एंड कॉग्नेंट. उनका जो पर्सनल कंसिडरेशन है वो रिलेवेंट है और कॉग्नेंट भी है. ही इज एक्सट्रीमली इन गुड एंड बैड, मतलब वो अच्छे तो बहुत अच्छे, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा खराब. Then he always takes his insult very personally and he is had to find feeling for beauty and उनका जो लव था वो भी कंप्लीट नहीं था. तो ना उनके लाइफ में प्यार था, ना उनके लाइफ में कोई औरत का टच था या फिर फीमेल सेंसिबिलिटी नहीं थी. फीमेल, देयर वाज नो फीमेल सेंसिबिलिटी, फीमेल टच और सेंसिबिलिटी इन हिज लाइफ. चलिए नेक्स्ट पेज. Pope's first important work was Pastoral, which is published in 1709. It is an experimental poem and it is based on the classical model, but lack of vigor. इनमें vigor की क्वालिटी थी, मतलब क्वालिटी वाइज ये कुछ खास नहीं था, लेकिन we have rich description of Windsor Forest जहाँ पर वो रहते थे, यानी पोप रहते थे विंडसर फॉरेस्ट में. तो वहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलता है. तो यहाँ पर एक स्पेसिमेन है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज. देन in 1711 his essay on criticism published and it is a poem. देखिए नाम है ऐसे, ठीक है, लेकिन लिख रहे हैं पोइट्री में, है ना. इंटरेस्टिंग. सो ये ऐसे है लेकिन लिखा गया है पोइट्री में. सो दिस इज पोप एन ऑड मिक्सचर. ओके, सो ये लिखा गया है हीरोइक कपलेट में. पोप का लगभग हर एक बड़ा काम हीरोइक कपलेट में ही लिखा गया है. हीरोइक कपलेट क्या है मैंने आप लोगों को एज ऑफ ड्रैगन में बताया था. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज. देन उनका पोएम आया विंड्सर फॉरेस्ट 1713. इट वाज अनदर पेस्टोरल. देन his most important poem 1712, The Rape of the Lock, then which is dedicated to Miss Arabella Farmer जिनका बाल काटा गया था by Lord Petre. Then The Rape of the Lock second edition in 1714. ओके, सो यहाँ पर एक स्पेसिमेन है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज. He translated Iliad in 1720 and it was a very famous translation and इतना पैसा मिला था उनको कि वो अपना एक घर खरीद सके इसके पैसे से. 1725 एंड 1726 उन्होंने ओडिसी भी ट्रांसलेट किया. सो यहाँ पर एक स्पेसिमेन दिया गया है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. तो उसके बाद उन्होंने अपना एक एडिशन ऑफ शेक्सपियर निकाला जो कि 1725 में रिलीज हुआ, लेकिन ये एडिशन बहुत ज़्यादा फॉल्टी था, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी. तो उन्होंने फिर उनको उनका जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज करके थियोबोल्ड नाम करके एक आदमी था, उसने शेक्सपियर रिस्टोर करके एक एडिशन निकाला पोप के अगेंस्ट, और इससे पोप बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए और पोप ने उसको क्रिटिसाइज करने के लिए डांसियार्ड नाम का एक मॉक हीरोइक पोएम लिख डाला. एंड जैसे ड्राइटन ने फ्लैक्नो लिखा था उसी तरह पोप ने
1728 और 1742 में डांसियार्ड लिखा। फिर यहाँ पर डांसियार्ड का एक कॉपी है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देन Pope published philosophical poem from 1731 to 1735, जैसे कि to Lord Bathurst, use of riches, of knowledge and character of man, of the character of woman, moral essays, etc. Next page. Then उन्होंने रिलीज किया imitation of Horace, epistle to Dr. Arbuthnot, prologue to the satire, etc. etc. यहाँ पर स्पेसिमेन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज। अदर पोएट में हमें देखने को मिलता है मैथ्यू प्रायर। तो मैथ्यू प्रायर born in Dorchester prior to Troyes and several appointment, he was a member of House of Commons and became Jacobite entry and was imprisoned. He was liberated in 1770, died in 1771. His first long work is The Hind and the Panther, transversed. तो उन्होंने ट्रांसफर्स करके ये पोएम लिखा था। चलिए नेक्स्ट पेज। देन स्टोरी ऑफ कंट्री एंड सिटी माउस, प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, सोलोमन एंड द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। देन जॉन गे 1685 to 1732, इन्होंने लिखा था द रूरल स्पोर्ट। आप यही याद रखिएगा, बाकी सारा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन एडवर्ड यंग। चलिए नेक्स्ट पेज। द लास्ट डे एंड सैमुअल गर्थ, द डिस्पेंसरी, लेडी विंचेस्ला। आप इनका पिंडरिक वुड याद रखिएगा, स्पिलेन, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज। आप इनका जस्ट नाम याद रखिएगा, एम्ब्रोस फिलिप्स, थॉमस पर्नेल, एलन रैमजे। नेक्स्ट पेज। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, पोएट्री में आप लोगों को पता है गेज बेगर्स ओपेरा, जेंटल शेफर्ड, देन सेंट सिसिलियस डे, ड्राइडेंस ओड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सैटायर पोएम यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला, नैरेटिव पोएट्री भी देखने को मिली, फेस्टिवल भी यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट पेज। ड्रामा यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिला। द बेगर्स ओपेरा जॉन गे को छोड़ दे तो बाकी सब उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। प्रोज में राइज ऑफ पीरियडिकल हमें देखने को मिला। देन सिविल वॉर में कुछ पीरियडिकल या फिर जो होते हैं उसी तरह का मतलब देखने को मिला हमें। चलिए नेक्स्ट पेज। राइज ऑफ पैसे, जैसा कि हमने कहा था कि द एलिजाबेथन एज में ऐसे ऐसे शुरू हुआ था बाय द हैंड ऑफ फ्रांसिस बेकन। सो उसका जो मॉडर्न डेवलपमेंट था वो इस एज में हुआ था, थ्रू द हैंड्स ऑफ स्विफ्ट, एडिशन, स्टील, पोप। चलिए नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एब्राहम कावले का भी नाम हमें देखने को मिलता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। इस एज में हमें प्रोज नैरेटिव जैसे कि गलिवर्स ट्रैवल, विजन ऑफ मिर्जा, रॉबिन्सन क्रूसो इत्यादि देखने को मिलते हैं। फिर मिसलेनियस प्रोज में ट्रैपियर्स लेटर, टेल ऑफ अ टाव, लेटर्स ऑफ अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, क्रिश्चियन हीरो एक्सेट्रा हमें देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेटर स्टाइल में पोएट्री में हमें हीरोइक कपलेट देखने को मिलते हैं, फिर कोड देखने को मिलते हैं, सटायर देखने को मिलते हैं। जॉन फिलिप्स, द शिप, स्प्लेंडिड शिलिंग, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स हमें देखने को मिलते हैं, हीरोइक कपलेट देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। देन प्रोज में तो आप लोगों को पता है एडिशन, जॉनसन, पोप एटसेट्रा हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।
for watching. If you liked it, then please like, share, and subscribe. More videos are coming up. Thank you so much.